हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। आज डेट है 12 अप्रैल 2021 और इस वीडियो में हम 11 और 12 अप्रैल दोनों ही दिन के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज का पहला अपडेट है, वर्ल्ड होम्योपैथी डे वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन 10 अप्रैल। विश्व होम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल को मनाया गया। तो हर साल पूरे विश्व भर में 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है और ये दिन मनाया जाता है बर्थ एनिवर्सरी के रूप में। किसकी बर्थ एनिवर्सरी? डॉक्टर जिन्होंने होम्योपैथी की खोज की, इनका नाम था डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिच सैमुअल हैनेमैन। ओके, तो इनकी बर्थ एनिवर्सरी के रूप में मनाया जाता है 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस और 2021 में इनका 266वां बर्थ एनिवर्सरी मनाया जा रहा है। ये होम्योपैथी के फाउंडर थे। इसके अलावा इसी दिन लोगों के बीच में होम्योपैथी के बारे में जागरूकता फैलाई जाती है कि होम्योपैथी क्या होता है, क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के। ओके, और होम्योपैथी का कितना कंट्रीब्यूशन रहा है मेडिसिन के क्षेत्र में, ये चीज़ें भी बताई जाती हैं। और भारत में जो सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंडर में काम करता है, इन्होंने इस दिन के उपलक्ष्य में 2 दिन की कॉन्फ्रेंस रखी है नई दिल्ली में। कॉन्फ्रेंस की थीम आपको याद रखनी है, होम्योपैथी रोड मैप फॉर इंटीग्रेटिव मेडिसिन। ये थीम है कॉन्फ्रेंस की। नेक्स्ट अपडेट है, टीका उत्सव विल बी ऑब्जर्व्ड फ्रॉम 11 अप्रैल टू 14 अप्रैल। 11 अप्रैल से 14 अप्रैल तक टीका उत्सव मनाया जाएगा। तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत में जितने भी स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ हैं सभी के चीफ मिनिस्टर से बातचीत की और कहा गया कि 11 अप्रैल से 14 अप्रैल तक टीका उत्सव मनाया जाए हर जगह। तो ये टीका उत्सव है क्या? टीका उत्सव एक इनिशिएटिव है जिसे शुरू किया जा रहा है ताकि जितने भी एलिजिबल लोग हैं तो 11 अप्रैल से 14 अप्रैल के भीतर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया जा सके कोविड-19 की वैक्सीन से। उसके अलावा जो वैक्सीन है उसका कम से कम यानी ज़ीरो वैक्सीन वेस्टेज रखा जाए, मतलब वैक्सीन को वेस्ट ना करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट करें। और जो दोनों दिन हैं 11 अप्रैल और 14 अप्रैल, दोनों ही दिन इम्पॉर्टेंट हैं। 11 अप्रैल को बर्थ एनिवर्सरी है महात्मा ज्योतिबा फूले की और 14 अप्रैल को बर्थ एनिवर्सरी है बाबा साहब अम्बेडकर जी की। ओके, तो ये दोनों डेट भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट अपडेट है, इंडिया हैज़ होस्टेड 30th बेसिक मिनिस्टेरियल मीटिंग ऑन क्लाइमेट चेंज। भारत ने जलवायु परिवर्तन पर 30वीं बेसिक मंत्री बैठक की मेजबानी की है। तो जो बेसिक है ये 4 कंट्रीज़ का ग्रुप है, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, इंडिया और चाइना। और अभी हाल ही में 30वीं मंत्री बैठक हुई है क्लाइमेट चेंज के ऊपर। इस मीटिंग की जो होस्टिंग है, जो मेज़बानी है, ये भारत ने की है और इस मीटिंग की अध्यक्षता की भारत के इन्वायरमेंट मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर जी ने। ओके, और इस मीटिंग में चारों ही देश के जो इन्वायरमेंट मिनिस्टर हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया। तो मीटिंग में जो भी मेंबर कंट्रीज़ हैं उन्होंने हाईलाइट किया कि जो क्लाइमेट चेंज है उसको कंट्रोल करने के लिए क्या क्या इनिशिएटिव लिए गए हैं उनके द्वारा। साथ ही ये भी कहा गया कि जो डेवलप कंट्रीज़ हैं उनको अपने क्लाइमेट चेंज के लिए जो उनके टारगेट रखे गए हैं उसको वापस से देखने की ज़रूरत है, रिविजिट करने की ज़रूरत है। और ये भी कहा गया कि जो भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो अपने अपने कमिटमेंट को पूरा करें जो कि डेवलप कंट्रीज़ को सपोर्ट देने के लिए किए गए थे कमिटमेंट। तो जो बेसिक है इसको एक एग्रीमेंट के दौरान इस्टेब्लिश किया गया था 2009 में, जब ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, इंडिया और चाइना ने एग्रीमेंट साइन किया था। इसका मेन मोटिव है कि जो ग्रीन हाउस गैसों का एमिशन होता है उसको कम करना, उसको रिड्यूस करना। इसके अलावा जो फंड होते हैं उसको कलेक्ट करना। ओके, क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए फ़ंड को कलेक्ट करना ताकि जब भी ज़रूरत पड़े तो उन फंड का यूज़ किया जा सके। नेक्स्ट अपडेट है, निर्मला सीतारमण अटेंड्स 103rd डेवलपमेंट कमेटी मीटिंग ऑफ वर्ल्ड बैंक एंड IMF। निर्मला सीतारमण जी ने विश्व बैंक IMF की 103वीं विकास समिति की बैठक में भाग लिया है। तो अभी हाल ही में वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF की डेवलपमेंट कमेटी की मीटिंग हुई थी और ये 103वीं 103rd मीटिंग थी, ये आपको याद रखना है। तो इसमें भारत की तरफ से निर्मला सीतारमण जी ने पार्टिसिपेट किया है। तो यहाँ पे हर एक कंट्री जो मेंबर हैं उन्होंने अपना अपना व्यू दिया, उनके द्वारा जो भी इनिशिएटिव लिए गए हैं कोविड-19 के रिस्पांस में, खासकर इकोनॉमी के क्षेत्र में। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन किया गया कि इकोनॉमी में क्या ज़रूरी कदम उठाए जाएँ कि जो कोविड-19 का इम्पैक्ट है विश्व भर में उसे कम किया जा सके। तो जो विश्व बैंक है इसकी स्थापना हुई थी 1944 में। हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC USA में। प्रेसिडेंट हैं डेविड मालपास। MD और CEO हैं अंशुला कांत। मोटो है वर्किंग फॉर अ वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी। ये आपको याद रखना है। जिस तरह से आपको बैंक की टैगलाइन याद होनी चाहिए उसी तरह से वर्ल्ड बैंक के लिए उसका मोटो इम्पॉर्टेंट है। और मेंबर्स की बात करते हैं तो 189 कंट्रीज मेंबर हैं जिसमें भारत भी शामिल है।
और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में, 190 मेंबर्स हैं और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। नेक्स्ट अपडेट है रमेश पोखरियाल निशंक लॉन्चेस एक्सप्लोजिव ट्रेस डिटेक्टर नैनो स्निफर। रमेश पोखरियाल निशंक जी ने एक्सप्लोजिव ट्रेस डिटेक्टर नैनो स्निफर को लॉन्च किया है। तो रमेश पोखरियाल निशंक जी भारत के एजुकेशन मिनिस्टर हैं और इन्होंने अभी हाल ही में विश्व का पहला माइक्रो सेंसर बेस्ड एक्सप्लोजिव ट्रेस डिटेक्टर जो है इसे लॉन्च किया है। ये जो डिटेक्टर है पूरी तरह से भारत में ही डेवलप किया गया है। आईआईटी बॉम्बे का एक स्टार्टअप है नैनो स्निफ टेक्नोलॉजीज़, उनके द्वारा इसे डेवलप किया गया है, इसीलिए इसका नाम दिया गया है नैनो स्निफर। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसका नाम है, आपको नाम याद रखना है नैनो स्निफर। ओके, तो ये एक एक्सप्लोजिव ट्रेस डिटेक्टर है जिसका काम है जो एक्सप्लोजिव होते हैं उनको डिटेक्ट करना। तो ये कहा जा रहा है कि ये 10 सेकंड से भी कम समय में जो एक्सप्लोजिव है उनको डिटेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा ये जो भी एक्सप्लोजिव हैं उनको अलग अलग क्लासेस में कैटेगराइज करके आइडेंटिफाई भी कर सकता है। और मिलिट्री और कन्वेंशनल और होममेड जितने भी टाइप के एक्सप्लोजिव होते हैं इनके हर एक क्लास को ये डिटेक्ट कर सकता है। तो भारत में ये पूरी तरह से डेवलप हुआ है। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि भारत अभी तक इन डिवाइसेस को इम्पोर्ट करता था दूसरे कंट्रीज से। ओके, तो भारत में ये चीज़ बन जाएगी तो भारत को अलग अलग देशों पर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। इससे आत्मनिर्भर भारत को भी जो है तो बूस्ट मिलेगा। नेक्स्ट अपडेट है किरेन रिजिजू इनॉग्रेटेड खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रोइंग डिसिप्लिन एट जम्मू एंड कश्मीर। किरेन रिजिजू जी ने जम्मू और कश्मीर में रोइंग अनुशासन के लिए खेलो इंडिया राज्य उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया है। तो अभी हाल ही में भारत के स्पोर्ट और यूथ अफेयर मिनिस्टर किरेन रिजिजू जी ने जम्मू और कश्मीर में खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का इनॉग्रेशन किया है जो कि रोइंग के लिए है। ओके, रोइंग आप सभी को पता है, जो नाव होती है, नाव को खींचा जाता है, एक ओलंपिक स्पोर्ट होता है जिसे रोइंग कहा जाता है। तो इसी डिसिप्लिन के लिए ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस वहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया है। और ये जो सेंटर है ये जम्मू और कश्मीर के स्पोर्ट काउंसिल वाटर स्पोर्ट्स एकेडमी में खोला गया है जो कि श्रीनगर में है। और इसे इस्टेब्लिश किया गया है ताकि वहाँ पे वाटर स्पोर्ट को बढ़ावा दिया जा सके। जो भी यूथ हैं जो कि रोइंग में इंटरेस्टेड हैं या वाटर स्पोर्ट में इंटरेस्टेड हैं उनको वहाँ पर मौका मिले आगे बढ़ने के लिए। बात करते हैं जम्मू और कश्मीर की, तो यहाँ का जो यूनियन टेरिटरी का स्टेटस है ये मिला था 31 अक्टूबर 2019 को। लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा जी। समर कैपिटल है श्रीनगर जबकि विंटर कैपिटल है जम्मू। नेक्स्ट अपडेट है इंडिया रजिस्टर्ड 9.1% डिक्लाइन इन फ्यूल कंजम्पशन इन फिजिकल ईयर 21। भारत ने वित्त वर्ष 21 में ईंधन की खपत में 9.1% की गिरावट दर्ज की है। तभी हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंडर काम करने वाले पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल ने अपना डेटा रिलीज़ किया है और उनके डेटा के अनुसार भारत में वित्तीय वर्ष 2021 में जो फ्यूल का डिमांड है इसमें 9.1% की गिरावट देखी गई है। और ये गिरावट क्यों आई है? ये आई है लॉकडाउन के कारण। ओके, कोविड के कारण लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन के बाद जो फ्यूल की डिमांड है इनमें डिक्लाइन देखी गई है। और 1998 और 99 के बाद से पहली बार ये हुआ है भारत में जबकि फ्यूल कंजम्पशन में गिरावट देखी गई है। तो 2020-21 में भारत ने टोटल 194.63 मिलियन टन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को कंज्यूम किया है। यही डेटा जो था 2019-20 में बात करें तो 214.12 मिलियन टन था। ओके, तो यहाँ से 214 से घट के 194 हो गया। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि 9.1% की गिरावट दर्ज की गई है। तो सबसे ज़्यादा डीजल की खपत होती है भारत में, इसमें 12% की गिरावट देखी गई है जो कि है 72.72 मिलियन टन के बराबर। उसके बाद पेट्रोल में गिरावट देखी गई है 6.7% की जो कि है 27.95 मिलियन टन के बराबर। और PPAC की बात करें यानी कि पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल की, तो इसकी स्थापना की गई थी 2002 में। डायरेक्टर जनरल प्रवीण M खनूजा और इसका लोकेशन है यानी हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। नेक्स्ट अपडेट है भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस एंड फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड ज्वाइंट हैंड्स फॉर बैंक अश्योरेंस। भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस और फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड ने बैंक अश्योरेंस के लिए हाथ मिलाया है। तो यहाँ पे ये आप टर्म देख रहे हैं बैंक अश्योरेंस, ये कैसे बना है? बैंक प्लस इंश्योरेंस। ओके, तो जब भी कोई बैंक और इंश्योरेंस कंपनी आपस में पार्टनरशिप करती हैं तो ये
कहलाता है बैंक एश्योरेंस। तो इस पार्टनरशिप के बाद जो भी कस्टमर हैं कहाँ के, फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक के, उनको भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के जो प्रोडक्ट हैं, जो भी पॉलिसीज़ हैं, वो बेची जाएंगी बैंक के द्वारा। तो लगभग 26.5 लाख कस्टमर हैं जो कि फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक में हैं, तो इनको भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के प्रोडक्ट्स बेचे जाएंगे बैंक के द्वारा। बात करते हैं फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक की, तो यहाँ के एमडी और सीईओ हैं राजीव यादव। हेडक्वार्टर है इसका बेंगलुरु में। और भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो यहाँ के एमडी और सीईओ हैं पराग राजा। हेडक्वार्टर है मुंबई में और स्थापना हुई थी इसकी 2006 में। नेक्स्ट अपडेट है, एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज़ अप्रूव्ड $484 मिलियन लोन टू इम्प्रूव कनेक्टिविटी इन चेन्नई कन्याकुमारी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। एशियाई विकास बैंक ने चेन्नई कन्याकुमारी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में कनेक्टिविटी सुधारने के लिए 484 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है। तो अभी हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत के लिए 484 मिलियन $, का लोन जो है इसे अप्रूवमेंट दिया है, जो कि लगभग है 3,616 करोड़ रुपए के बराबर। और ये लोन अप्रूव किया गया है तमिलनाडु में, जो चेन्नई कन्याकुमारी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, यानी कि CKIC, यहाँ पे कनेक्टिविटी सुधारने के लिए और जो भी रोड नेटवर्क है उसके मेंटेनेंस के लिए। तो इससे होगा क्या कि जो भी तमिलनाडु में प्रोडक्शन नेटवर्क है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के पार्टिसिपेशन को बढ़ाया जा सकता है, उसको इंक्रीज़ किया जा सकता है। साथ ही जो कॉरिडोर होगा यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जॉब भी क्रिएट की जा सकेंगी। बात करते हैं एशियाई विकास बैंक की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1966 में। हेडक्वार्टर है इसका फिलीपींस के मनीला में। प्रेसिडेंट है मसात्सुगु असाकावा और मेंबर्स है 68। जबकि बात करें तमिलनाडु की, तो यहाँ की कैपिटल है चेन्नई। चीफ मिनिस्टर हैं एडापडी के पलनीस्वामी और गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित। नेक्स्ट अपडेट है, HDFC बैंक स्मार्टअप ग्रांट्स टू 21 सोशल सेक्टर स्टार्टअप्स। HDFC बैंक ने 21 सामाजिक क्षेत्र के स्टार्टअप को स्मार्टअप अनुदान दिया है। तो 2017 में HDFC बैंक के द्वारा स्मार्टअप ग्रांट्स की शुरुआत की गई थी, जिसके तहत अलग अलग तरह के जो स्टार्टअप हैं भारत में उनको HDFC बैंक की तरफ से सपोर्ट प्रदान किया जा रहा था। तो मेनली जो स्टार्टअप थे जो कि स्किल डेवलपमेंट और एजुकेशन के क्षेत्र में कार्य कर रहे थे, उनको इसमें प्रेफरेंस दी गई। और पिछले 4 सालों में लगभग 87 से ज़्यादा स्टार्टअप को सपोर्ट दिया गया HDFC बैंक के द्वारा, जिसमें 19.4 करोड़ रुपए डिस्पोज किए गए हैं HDFC बैंक के द्वारा। तो अभी हाल ही में HDFC बैंक ने 2021 के स्मार्टअप ग्रांट्स के विनर को अनाउंस किया है और इसमें लगभग 21 स्टार्टअप जो कि सोशल सेक्टर में काम कर रहे हैं उनको सपोर्ट प्रदान किया गया है HDFC बैंक के द्वारा। याद रखिएगा 21 स्टार्टअप। बात करते हैं HDFC बैंक की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1994 में। हेडक्वार्टर है मुंबई में। चेयरमैन है श्यामला गोपीनाथ। सीईओ हैं शशिधर जगदीशन और टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। नेक्स्ट अपडेट है, उड़ीसा गवर्नमेंट स्टार्टेड 14-day मास्क अभियान टू प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ कोविड-19। उड़ीसा सरकार ने कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए 14 दिवसीय मास्क अभियान शुरू किया है। तो अभी हाल ही में उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक जी ने रिसेंटली में लॉन्च किया है मास्क अभियान। उड़ीसा में चलेगा ये मास्क अभियान 14 दिनों तक और इसे शुरू किया गया है ताकि उड़ीसा में कोविड-19 का जो प्रसार हो रहा है, स्प्रेड हो रहा है कोविड-19, उसे रोका जा सके, उसे कंट्रोल किया जा सके। तो इसमें होगा क्या, जो भी लोग हैं उनको कहा जा रहा है कि पब्लिक प्लेसेस में मास्क पहनना अनिवार्य है और अगर वो ऐसा नहीं करते तो उनमें फ़ाइन लगाया जाएगा। तो पहले इसमें 1,000 रुपये फ़ाइन लगाया जाता था और अभी ये क्या होगा कि इसे फ़ाइन को बढ़ा दिया गया है, तो 1,000 की जगह अब 2,000 फ़ाइन लगेगा, वो भी पहली बार। अगर दूसरी बार सेम पब्लिक जो है वो जो रूल्स है उसको उल्लंघन करते हुए पाई गई, नियमों का उल्लंघन करते हुए पाई गई, तो उस पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। याद रखिएगा, पहली बार 2,000, दूसरी बार 5,000। बात करते हैं उड़ीसा की, तो यहाँ की कैपिटल है भुवनेश्वर। चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक और गवर्नर हैं गणेशी लाल। नेक्स्ट अपडेट है, इंडिया कॉन्ट्रीब्यूट्स $500,000 टू UN काउंटर टेररिज्म फंड। भारत ने संयुक्त राष्ट्र के आतंकवाद निरोधी कोष में $5 लाख का योगदान दिया है। तो अभी हाल ही में TS तिरुमूर्ति, जो कि भारत के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं यूनाइटेड नेशंस में, उन्होंने बताया है कि भारत ने जो यूनाइटेड नेशंस का UN काउंटर टेररिज्म फंड है, यानी आतंकवाद निरोधी कोष, वहाँ पे $5 लाख का अतिरिक्त कंट्रीब्यूशन दिया है।
तो ये 5 लाख US डॉलर जो है लगभग 3.7 करोड़ रुपए के बराबर है। और इससे जो भारत का टोटल कंट्रीब्यूशन बन गया है UN काउंटर टेररिज्म फंड में, ये 1.05 मिलियन US डॉलर बन गया है। ओके, तो ये जो UN काउंटर टेररिज्म फंड है, इसको इस्टेब्लिश किया गया था वहाँ के सेक्रेटरी जनरल के द्वारा 2009 में। किसके अंडर में? डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल अफेयर्स के अंडर में। नेक्स्ट अपडेट है, लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी टेक्स ओवर एज डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी ने उप सेना प्रमुख का पदभार संभाला है। तो ये हैं लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी, और हाल ही में ये आर्मी स्टाफ के डिप्टी चीफ नियुक्त हुए हैं और इन्होंने वहाँ का पदभार संभाल लिया है। इन्होंने रिप्लेस किया है लेफ्टिनेंट जनरल चांदी प्रसाद मोहंती जी को। ओके, नाम याद रखिएगा, उपेंद्र द्विवेदी जी। नेक्स्ट अपडेट है, नोरा अल मतरूशी हैज़ बीन सेलेक्टेड एज फर्स्ट वुमेन एस्ट्रोनॉट ऑफ UAE। नोरा अल मतरूशी को UAE की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में चुना गया है। तो ये है नोरा अल मतरूशी, और हाल ही में जो UAE का गवर्नमेंट है उन्होंने अपने अगले मिशन के लिए इन्हें एस्ट्रोनॉट के रूप में चुना है, और ये UAE की पहली महिला एस्ट्रोनॉट यानी पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बन जाएंगी। ओके, नोरा अल मतरूशी आपको नाम याद रखना है। और अगर ये स्पेस में जाती हैं मिशन के लिए, याद रखिएगा, अगर ये स्पेस में जाती हैं मिशन के लिए, तो ये ना सिर्फ UAE बल्कि पूरे अरब कंट्रीज़ की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री होंगी जो कि स्पेस में जाएंगी, इसलिए नाम याद रखिएगा। बात करते हैं UAE की, तो यहाँ की कैपिटल है अबू धाबी। प्रेसिडेंट हैं खलीफा बिन जायद अल नहयान। प्राइम मिनिस्टर है मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम, और करेंसी है UAE दिरहम। नेक्स्ट अपडेट है, यतेंद्र मिश्रा हैज़ ऑथर्ड द बुक अख्तरी द लाइफ एंड म्यूजिक ऑफ बेगम अख्तर। यतेंद्र मिश्रा ने अख्तरी द लाइफ एंड म्यूजिक ऑफ बेगम अख्तर नामक किताब लिखी है। तो ये है वो पुस्तक, आपको पुस्तक का नाम याद रखना है, अख्तरी द लाइफ एंड म्यूजिक ऑफ बेगम अख्तर। ये जो किताब है भारत की पुराने सिंगर और एक्ट्रेस हैं जिनका नाम था बेगम अख्तर, इनके ऊपर लिखी गई है। एक्चुअली में ये जो बुक थी ये पहले हिंदी में अवेलेबल थी और अब इसे इंग्लिश में भी अवेलेबल कर दिया गया है। ये रिलीज़ होगी 30 अप्रैल 2021 में। इसको एडिट किया गया है यतेंद्र मिश्रा जी के द्वारा, नाम याद रखिएगा, यतेंद्र मिश्रा। ओके, तो इस बुक में जो बेगम अख्तर थी इनके लाइफ और इनके सिंगिंग एक्सपीरियंस के बारे में लिखा गया है, और ये जो बुक है ये पब्लिश की जाएगी हार्पर कॉलिंस इंडिया के द्वारा। बेगम अख्तर को अख्तरी बाई फैज़ाबादी के नाम से भी जाना जाता था, और इनको काफ़ी सारे अचीवमेंट्स भी दिए गए इनके लाइफ में। तो 1968 में इन्हें पद्मश्री दिया गया था, 1972 में इन्हें संगीत नाटक अकादमी अवार्ड दिया गया था, और 1975 में इन्हें पद्म भूषण दिया गया था मरणोपरांत। ये आपको याद रखना है। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको यूजफुल लगे होंगे। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। PDF की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं फिर कल कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइस।